तो द लॉस स्प्रिंग के पार्ट वन में हमने देखा था कि अनीस जंग की इन बेयर फुटेड रैग पिकर्स बच्चों से जान पहचान इनको सीधा लेके जाती है सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली के पेरीफेरी में ही एक जगह है, मगर दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि दिल्ली एक जगह है सारे के सारे भारत के गरीब लोगों के वेलफेयर की, मतलब यहाँ पर योजनाएं बनती हैं गरीबों के कल्याण की। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी भी योजना का लाभ इन स्क्वेटर्स को नहीं मिलता। तो दिल्ली सेंटर है जो हर एक चीज़ का, उसी जगह पर रहने के बावजूद भी ये लोग दिल्ली में नहीं हैं। तो इसीलिए मेटाफोर कही गई है कि दिल्ली में होते हुए भी ये दिल्ली से बहुत दूर हैं। तो यहाँ पर 1971 में आए स्क्वेटर्स रहते हैं, और उस समय जो सीमापुरी का इलाका था वो उजाड़ था, वीरान था। हालांकि उजाड़ तो अभी भी है लेकिन खाली नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 10,000 रैग पिकर परिवार रहते हैं, और यहाँ पर जो घर है वो मड के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ की जो छतें हैं इन सो कॉल्ड घरों की, वो या तो तिरपाल से ढकी हुई है या फिर टीन शेड से ढकी हुई है। तो इन लोगों के पास किसी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं है, और बीते 30 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं बिना किसी आईडी के, बिना किसी परमिट के। लेकिन इनके पास में राशन कार्ड है, और राशन कार्ड के साथ ही इनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है। अब राशन कार्ड है तो ये सस्ता अनाज खरीद सकते हैं। तो फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो उनकी इस बदतर स्थिति को देख करके जब अनीस एक सवाल पूछती है वहाँ खड़ी औरतों से कि आप लोगों ने अपने हरे भरे खेतों को और घरों को क्यों छोड़ दिया, तो जवाब औरतों का एक समूह देता, ग्रुप देता है कि मैम साहब, अगर हमारी वो सो कॉल्ड जगह, रिवर, नदियां हैं, खेत है, घर है, अगर हमको घास का एक तिनका भी नहीं देते, अनाज का एक दाना भी नहीं देते खाने के लिए, तो ऐसी हरी भरी जगह हमारे किस काम की। उससे बढ़िया तो ये सो कॉल्ड सीमापुरी है। भले ही ये लोग कूड़ा बीनते हैं, लेकिन कम से कम शाम को भूखे पेट सोना तो नहीं पड़ता। इसीलिए ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस जगह को जो उनको 2 वक्त की रोज़ी रोटी देती है, बजाय उस नेटिव प्लेस के जहाँ पर ये लोग ना तो अपने आप को खिला सकते थे, ना ही अपने परिवार को खिला सकते थे, सिर्फ भूखा मरता देखते थे। तो सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ कहीं भी इन्हें भोजन मिलता है, वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी इन्हें खाना मिलता है, ये वहीं पर अपने तंबू गाड़ देते हैं और अपने ट्रांजिस्ट घर बना लेते हैं। बच्चे जो है बड़े होते हैं इनके साथ सर्वाइवल के पार्टनर के रूप में, यानी कि यहाँ के बच्चों का कोई भी बचपन नहीं है। जैसे ही बच्चे को थोड़ी समझ आती है, कचरा बीनने का थैला पकड़ा दिया जाता है, और जो भी वो थोड़ा बहुत बीन करके लाता है, उससे जो थोड़ा बहुत इनकम होती है, उसी से सारा परिवार चलता है। सो द चिल्ड्रन आर द सर्वाइवल पार्टनर्स, ये सर्वाइवल पार्टनर्स हैं। और सीमापुरी में सर्वाइवल का एक ही मतलब है, कूड़ा बीनो। तो बीते कुछ सालों में कूड़ा बीनना जो है एक फाइन आर्ट का रूप ले चुका है, और गार्बेज जो है इन लोगों का डेली ब्रेड है, और एक तरह से बच्चों के लिए तो गोल्ड ही है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कूड़ा बीनते हैं, लेकिन कूड़ा बीनने की वजह से ही इन लोगों के सर पर छत है, और ये भूखे पेट नहीं सोते, 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। कोई बात नहीं, बरसात में छत से पानी टपकता है, लेकिन सर छुपाने के लिए, इज्जत छुपाने के लिए कम से कम सर पर छत तो है। लेकिन कूड़ा बीनना इन बच्चों के लिए कुछ और ही मायने रखता है। पेरेंट्स के लिए तो सर्वाइवल का मीन है, लेकिन बच्चों के लिए क्या मायने रखता है। तो साहिब आलम बोलता है कि कभी कभी मेम साहब मुझे कचरे के ढेर से 10 रुपये मिल जाते हैं। तो ये कहते समय उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको कूड़े के ढेर से 10 रुपये मिल जाए
तो 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 का नोट मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। और इसी वजह से शायद आप कचरे को ढूंढना कभी बंद नहीं करते। तो ये जो कचरा है, कचरे का ढेर है, ये बच्चों के लिए तो मिस्ट्री में लिपटा हुआ एक अजीब सा संसार है। लेकिन बात करें इनके पेरेंट्स की, तो इनके पेरेंट्स के लिए तो ये केवल और केवल सर्वाइवल का एक मीन है। तो एक सुबह अनीस ने एक सर्दियों की सुबह अनीस ने साहिब आलम को फेंस गेट के बाहर खड़े देखा, पड़ोस के। तो वो जो है 2 नौजवान लड़कों को टेनिस खेलता हुआ देख रहा था। अब उन लड़कों ने जो है वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, तो अनीस उसके पास जाकर के पूछती हैं, तुम्हें ये खेल अच्छा लगता है? तो उसने कहा हाँ मुझे अच्छा लगता है। और वो इस समय उस फेंस गेट के बाहर ही खड़ा हुआ है। तो आगे बोलता है साहिब आलम कि जब मेम साहब यहाँ कोई भी नहीं होता तो गेट कीपर मुझे अंदर आने देता है और मैं झूले में भी झूलता हूँ। तो साहिब आलम ने भी उस समय जो है टेनिस शूज़ पहने हुए थे, लेकिन उसकी डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पर ये बड़े अजीब से लग रहे थे। अब साहिब आलम के पास में शूज़ कहाँ से आए? दरअसल वो बोलता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। तो एक्सप्लेन करते हुए बोलता है एक्चुअली बात ये थी कि ये किसी अमीर पिता के बेटे के जूते थे और उस बच्चे ने इन जूतों को केवल इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि उन जूतों में एक छोटा सा होल हो गया था, छेद हो गया था। लेकिन साहिब आलम जैसे बच्चों के लिए एक छेद वाला जूता भी मिलना किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था। तो साहिब आलम से आगे पूछती है कि तुम्हें खेल देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम इस खेल को खेलने का भी मन बनाते हो? तो साहिब आलम बच्चा ज़रूर था, लेकिन वो एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है। तो सीधा सीधा अपने मन में सोचता है कि खेल तो वो देख सकता है, लेकिन इसे खेलना उसकी पहुंच के बाहर था। उसे वो नहीं खेल सकता था। जिसके पैर में जूते नहीं, वो रैकेट कहाँ से लाएगा, शटलकॉक कहाँ से लाएगा? तो वो उसकी पहुंच से बाहर था, तो वो बहुत अच्छे से जानता था। तो एक सुबह साहिब को जो है मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए देखा अनीस जंग ने। अब इस समय उसके हाथ में स्टील की एक कैनिस्टर है। तो उसने पूछा, बोले आज तुम्हारा थैला कहाँ गया? तो साहिब आलम ने जवाब दिया कि अब जो है वो सामने आपको रोड के किनारे टी स्टॉल नज़र आ रही है ना मैम साहब, अब मैं वहाँ पर काम करता हूँ और मुझे जो है 800 रुपये की तनख्वाह भी मिलती है और दोनों टाइम का खाना भी मुझे वहाँ मिलता है। तो मैंने उससे पूछा, अनीस ने पूछा, क्या उसे ये काम करना अच्छा लगता है या पसंद है, या ये काम उसकी मर्ज़ी का है? इतना सुनते ही जो है उस साहिब आलम के चेहरे का रंग ही उड़ गया और चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उदासी छाने का लॉजिक ये था कि दरअसल ये जो स्टील की केटली है, ये स्टील की केटली भले ही छोटी है, लेकिन उस कचरे के थैले से बहुत ज़्यादा भारी है। भारी इसलिए है कि जो कचरे का थैला उसकी पीठ पर लदा रहता था, वो कचरे का थैला उसका खुद का था, लेकिन ये स्टील की केटली किसी दूसरे आदमी को बिलोंग करती है। तो अब साहिब आलम अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा। उसके समय पर, उसकी मर्ज़ी पर, उसकी हर चीज़ पर अब मर्ज़ी चलती है उस टी स्टॉल के मालिक की, क्योंकि वो उसे 800 रुपये तनख्वाह देता है और दोनों वक्त का खाना देता है। तो वो बच्चा जो अपनी मर्ज़ी से कचरे का थैला अपनी पीठ पर लाद कर अपने हिसाब से अपने बचपन को जिया करता था, आज उस बच्चे का वो बचपन खो गया है, क्योंकि अब वो पूरा टाइम उस टी स्टॉल में काम करता है। तो यहाँ पर साहिब आलम की कहानी थी। इसके बाद शुरू होती है कहानी फ़िरोज़ाबाद के मुकेश की।